अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। यार पता नहीं घड़ी में कुछ टेक्निकल मसला है, वो नहीं ठीक हो पा रही है ना? हाँ, कल जो वो कंट्रोल अकाउंट बनते हैं, नहीं बनते हैं, बनने चाहिए, क्यों बनते हैं, वो क्यों बन गए, ये सारी चीजें जो बताई थी कि इन सबका आपस में लिंक क्या है और उससे हम करना क्या चाह रहे हैं ये आपको मैं अभी कुछ एग्जाम नोट्स बताने लगा हूं और उसको फिर सवालों में इस्तेमाल करेंगे। पहले जो कल सब बताया उससे रिलेटेड किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ लें, ताकि मैं अभी डिस्कशन में वो एड्रेस कर दूं। किसी का कोई सवाल कंफ्यूजन है शर्माए बगैर तो पूछें, मैं फिर अभी इसको एड्रेस करने की कोशिश कर लेता हूं। पर्पस क्या है कंट्रोल अकाउंट का? ठीक है, और कोई सवाल? कल वाली सारी डिस्कशन से अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। सर्विसेज से रिलेटेड? मैंने कहा कल वाले लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसमें क्या सवाल क्या है? ओके, नहीं तो अब एक बहुत डिटेल जवाब है ना इसका कि आप रेवेन्यू पूछ रहे हैं कि उसकी इनकम स्टेटमेंट की शक्ल पूछ रहे हैं या पूछना क्या चाह रहे हैं? ओवरऑल वो भी एक बिजनेस है और उसके भी अकाउंट्स होते हैं, फुल स्टॉप। हाँ जी, कल वाले से रिलेटेड एक बच्चे का सवाल आ गया कि कंट्रोल अकाउंट बना क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या है? और कोई सवाल? कल जो मैंने सारा अकाउंटिंग सिस्टम बताया था कि जर्नल यानी जिसमें रिकॉर्ड हो रही है इंफॉर्मेशन, वहां से रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन पोस्ट हो रही है लेजर रजिस्टर में जिसमें बने हुए टी अकाउंट्स, और सेल्स लेजर और सेल्स का टी अकाउंट एक ही चीज है। फिर सेल्स लेजर और सेल्स का टी अकाउंट, सेल्स लेजर वो रजिस्टर है जिसमें इंडिविजुअल डेटर्स के टी अकाउंट्स बने हुए हैं, और सेल्स अकाउंट जनरल लेजर में बना वो सेल्स का टी अकाउंट है जो अब तक हम डेबिट क्रेडिट सेल्स करते आ रहे हैं। तो बुक्स यानी अच्छा, अगले वीक में ईपीएस का टेस्ट दे दें भाई, जो भी 15-20 लोग रह गए टेस्ट देने वाले, तो अगले वीक में ईपीएस का टेस्ट दे दें। मंडे ट्यूसडे जब दिल करे दे दें, बस दे दें टेस्ट। हैं एसओसीआई का, सोसी का? अरे वो तो मैंने भी आधी कराई थी ना, और ये कहा था कि इसके सवाल आईएस8 के साथ मिक्स होते हैं, तो आईएस8 होगा आज रात को इंशाल्लाह, आईएस8 शुरू होगा। हाँ, आज सैटरडे है ना, आज रात को एक क्लास में इसकी प्रैक्टिस और कराऊंगा और दूसरी क्लास में आईएस8 शुरू। अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, सबसे बात कर रहा हूं। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में जर्नल बुक्स रिकॉर्डिंग हो रही है, लेजर उसमें रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन पोस्ट हो रही है, लेजर से आगे ट्रायल और ट्रायल से आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जर्नल अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो कंट्रोल अकाउंट। वो जो 6 जर्नल हैं फिर वो बनते हैं, और अगर लेजर भी एक की जगह 3 हो तो वो फिर सेल लेजर परचेज लेजर बताया था। कंट्रोल अकाउंट बनते हैं तो क्या और नहीं बनते तो क्या, ये मैंने कल आपको यहां पर काफी सारा कुछ बना के दिया था। एक सवाल कि कंट्रोल अकाउंट बिजनेस बना क्यों रहा है, सिर्फ इसलिए कि ट्रायल छोटा हो जाए, क्योंकि इतने सारे टी अकाउंट के सीडी बैलेंसेस आएंगे तो ये आपको ना जब आर्टिकल में या वैसे प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो अंदाजा होगा कि ट्रायल बैलेंस बड़ा होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, समराइज होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आसानी होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आसानी हो इसलिए कंट्रोल अकाउंट बनते हैं, बस इससे ज्यादा फायदा अभी फिलहाल आपके काम का नहीं। आपके सिलेबस में इंट्रो टू अकाउंटिंग में कंट्रोल अकाउंट नहीं थे ना, तो इसलिए उम्मीद तो यही है कि FAR 1 में ये नहीं कहा होगा एरर्स के सवालों में कि कंट्रोल अकाउंट बनते हैं, नहीं कहा होगा। अभी तक जितने सवाल आए उनमें यही कहा होता था कंट्रोल अकाउंट नॉट मेंटेन्ड, लेकिन कंट्रोल अकाउंट सिर्फ आपको चलो नॉलेज के लिए या कंट्रोल अकाउंट नॉट मेंटेन्ड को थोड़ा पक्का करने के लिए बता रहा हूं बस। अब इस सारी कहानी के बाद कुछ एग्जाम नोट्स लिखें और फिर करते हैं प्रैक्टिस, और उम्मीद है कि इन एग्जाम नोट्स का फायदा होगा। उर्दू में बताऊंगा, बाकी आपने इसको जो ट्रांसलेट करना है सब टाइटल लगाने आपकी मर्जी। पहली बात ये लिख लें, अच्छा जो पहली बात बता रहा हूं ना, अगर आप इसको ना ट्रांसलेट कर पाए, आप इसको उर्दू में ना लिख सके कोई बात नहीं, रहने देना। ये जो पहली बात बताने लगा हूं अगर आपसे ना भी लिखा गया तो कोई बात नहीं,
जब एरर पढ़ने ना सवाल में, जैसे डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, फिर इसके बाद लेजर में पोस्टिंग होनी थी, तो डेटर में डेबिट, सेल्स में क्रेडिट। अगर सवाल में लिखा हुआ कि पोस्टिंग के दौरान, या अगर पोस्टिंग के दौरान ना भी लिखा हुआ ड्यूरिंग पोस्टिंग, ये कह दिया कि सेल्स अकाउंट में पोस्ट करना था, सेल रिटर्न अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो क्या पता उसने सेल्स में भी कर दिया हो, डेटर में 2 दफा कर दिया हो, क्या पता आते आते रेंट में भी उसने खराब कर दिया हो, बैंक में भी डेबिट कर दिया हो, है? तो वो ना एरर कर रहा है, जान के शरारतें नहीं कर रहा। तो आपने एरर की अंग्रेजी पढ़ के ये पहचानना है कि रिकॉर्डिंग के टाइम या पोस्टिंग के टाइम तो एरर हुआ क्या होगा, आपने अकाउंटेंट बन के सोचना है। एक मिसाल और देता हूं, अच्छी नहीं बता सका। पीपीई बेचा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एसेट बेचा, और एरर लिखा मिला कि जो पैसे मिले थे तो अकाउंटेंट ने वो सेल्स में क्रेडिट कर दिए। तो क्या पता प्लांट में भी कर दिए हो, जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल था बस उसकी जगह सेल्स कर दिया हो, है? नहीं, क्या पता उसने प्लांट क्रेडिट कर दिया हो, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन डेबिट कर दी हो, बस चलते चलते सेल्स भी क्रेडिट कर दी हो। नहीं, मैं शायद अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा। देखें, मैंने कहा कि सिस्टम में रहते हुए ना अकाउंटेंट के हिसाब से सोचना है। अगर वो एसेट बेचने को सेल में क्रेडिट कर रहा है तो वो ये समझ रहा है कि सेल की है, गुड की सेल की है, तो उसने प्लांट क्रेडिट कर दिया होगा। नहीं, उसको फिर ये नहीं समझ आया, उसने फिर इस ट्रांजैक्शन को सेल्स रिकॉर्ड कर लिया। ये बताना चाह रहा हूं मैं कि आपने एरर पढ़ते हुए ना ये जरूर पहचानने की कोशिश करनी है कि सिस्टम में, सिस्टम क्या, जर्नल, लेजर, ट्रायल, पूरा सिस्टम है ना, डबल एंट्री सिस्टम। आपने ये पहचानना है अंग्रेजी पढ़ के कि एरर सिस्टम में कहां हुआ है, और उस है तो फिल्मों की मिसाल नहीं, खैर है, गैर फिल्मी बात भी उसको मान लें। अगर कोई किसी क्रिमिनल को या किसी मर्डर को या किसी चोर को पकड़ना चाह रहा है तो एक, वैसे तो डायलॉग ही होंगे मूवीज के, कि वो जो इन्वेस्टिगेटर है उसको अगर वाकई ही क्रिमिनल को पकड़ना है तो उसको पूरा सीन विजुलाइज करना पड़ेगा और क्रिमिनल बन के सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ होगा। ज्यादा गहरी बात करते पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो ही पता चलेगा। तो आपने ना एरर पढ़ के सिर्फ अंग्रेजी पढ़ के नहीं निकालना कि जी ये तो नहीं लिखा कि डेटा डेबिट नहीं हुए, ये तो नहीं लिखा, क्या पता प्लांट भी क्रेडिट कर दिया हो। तो उसने जान के शरारतें नहीं की हैं, उसने अकाउंटिंग सिस्टम में चलते हुए एज एन अकाउंटेंट उससे एरर हुआ होगा। तो आप ये समझने की कोशिश करना, फील की बात है कि ये एरर अकाउंटिंग सिस्टम में कहां हुआ होगा और एक अकाउंटेंट ने ये क्या किया होगा, क्यों किया होगा। ये फील कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह एरर असेस कर लेंगे। और अगर इस चीज को आप अंग्रेजी में नहीं लिख पाएंगे तो रहने दें। यानी मैंने ये पॉइंट बोला है, क्या बोलना चाहे, अगर आप नहीं इसको लिख पाए तो रहने दें, कुछ नहीं काम है। अगर कुछ समझ आ सकते हैं अपने आप को तो कुछ लिख लें, अगर नहीं तो दफा करो, बेकार बात थी, है ना, बेकार बात। अच्छा, ये नहीं समझ पा रहे कि लिखें क्या, या ये नहीं समझ पा रहे कि मैं बोल क्या रहा था, लिखें क्या। ये जो मैं आपको कहता हूं ना कि आप लोग अपने अल्फाज में लिखें, ये आपको अभी शायद अजीब लगे, लेकिन आपको ना ये बहुत फायदा देगा आगे जाके, कि आपको जब अपनी सोच, अपने कॉन्सेप्ट को जब तक आप वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। आपने मशीनें थोड़ी चलानी है, आप प्रोफेशनल हैं, आपने अपनी बातें, अपने कॉन्सेप्ट कन्वे करने हैं। फिर कहेंगे कि इंटरव्यू तो बड़ा अच्छा हुआ था, पता नहीं क्यों नहीं रखा। तो ये जो अपनी कॉन्सेप्ट को, सोच को वर्ड में कन्वर्ट करना है, ये ऐसे ही सीखेंगे आप। उर्दू, पंजाबी, पश्तो जैसे मर्जी लिखें, बस आपको कन्वे करना आना चाहिए। और अगर बेटे अपने आप को नहीं समझा सकते तो पेपर मार्कर को कैसे समझाएंगे आप लिख के बातें। जिनको मेरी बात समझ आई थी और अल्फाज नहीं मिल रहे, तो मैं एक दफा बात दोबारा कह देता हूं, शायद कुछ अल्फाज मिल जाए। कि एरर को पढ़ के ना आपने उस क्रिमिनल की जगह के सोच रहे हैं, पूरे सीन इन्वेस्टिगेशन, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, के सिस्टम में एरर कहां हुआ है और अकाउंटेंट क्या कर रहा है तो उसे क्या गलती हुई होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि सेल थी, सेल, लेकिन वो सेल रिटर्न अकाउंट में पोस्ट हो गई, बस इतना सा कहा है, सेल थी 2000 की, उसको सेल रिटर्न अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो क्या एरर हुआ। दोबारा कह रहा हूं, सेल्स थी, सेल रिटर्न अकाउंट में पोस्ट हो गई, तो ये पहली बात तो ये कि ये जो मैं एरर बता, ये इस सिस्टम में कहां हुआ है। और मैंने कहा सेल थी, सेल रिटर्न में पोस्ट कर दी, तो सेल्स नहीं हुई होंगी, सेल रिटर्न अकाउंट में। मैंने तो नहीं कहा कि सेल्स की जगह सेल रिटर्न, क्योंकि जब वो लेजर में रजिस्टर के पेजेस पलट के सेल की जगह सेल रिटर्न होने के चांस ज्यादा हैं, डेटर की जगह सेल रिटर्न का अकाउंट पे कर लिया, इसके चांस कम है। ये बताना चाह रहा हूं, अभी भी नहीं बनी बात। चले, जो जितना भी अपने आप को इस बारे में बता सकें वो लिख लें,
फिर अगली बात बताता हूं। अब जो बातें बताने लगा वो जरूर सबको लिखने आनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने अकाउंटेंट सिस्टम में अकाउंटेंट बन के सोचना है। लेकिन ये टिप है, क्योंकि कुछ सवालों में क्लियरली ऐसा एरर लिखा मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि क्या सोच रहा था ये बंदा, मतलब क्या। तो इसके कभी ऐसे भी एरर आएंगे, इसकी बस एक टिप है जनरल। डेटर कम कर दिया होगा, हाँ, यानी वो पोस्ट करते हुए यहां डेबिट करके डेटर में भी क्रेडिट कर गया होगा। इसको थोड़ा सा और वाजे करेगा सवाल वाला। अभी तो मैंने आपको सिर्फ सेल का वर्ड बोल रहा था कि आप इससे क्या पिक करते हैं। अदरवाइज जो बात आप कर रही है ना, क्या पता उसने इस पूरी ट्रांजेक्शन को सेल रिटर्न के तौर पे पोस्ट कर दिया हो, ये भी क्रेडिट कर दिया हो, ये डेबिट कर दिया हो, तो उसमें फिर और ज्यादा एक्सप्लेन किया होगा, उससे आइडिया लगाएंगे। तो हमने अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंटेंट बन के सोचना है, ये हेल्प मिलेगी एरर पहचानने में। अगली टिप, ये जरूर अब सब काम की लिखें बात, ये पहले समझ लें। मैंने कहा कि सेल्स अकाउंट में 5,000 की सेल्स थी, वो सेल रिटर्न अकाउंट में पोस्ट हो गई। किस साइड पे? मैंने तो नहीं कहा डेबिट। तो अगर आपको जो एरर है वो किसी लेजर अकाउंट में पोस्ट करने से रिलेटेड कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि उस अकाउंट की किस साइड पे, तो किस साइड पे किया होगा? जो उस अकाउंट की नॉर्मल साइड है। फिर से बता रहा हूं, अगर एरर हो रहा है कि किसी लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हुए कुछ गलती हुई है लेकिन साइड नहीं बताई, तो कौन सी साइड पे? जो उस अकाउंट की नॉर्मल साइड है। और मैं मिसाल भी इसलिए बता रहा हूं कि आपको अगर अपनी अंग्रेजी से खुश ना हो तो आप वो मिसाल भी साथ लिख लें। अगर एरर है पोस्टिंग के टाइम किसी अकाउंट में कुछ गलत पोस्ट किया है लेकिन साइड नहीं बताई कि कौन सी साइड पे गलत पोस्ट किया है, तो उसी साइड पे किया होगा जो उस अकाउंट की नॉर्मल साइड है। जी बात लिखी। इसकी मिसाल एक मैंने बताई है कि कहा हुआ है कि सेल्स अकाउंट की जगह सेल रिटर्न अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो डेबिट पे किया होगा। एक और मिसाल, डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव्ड में पोस्ट कर दिया, तो क्रेडिट साइड पे किया होगा। अगला नोट लिखें। ठीक है, लिखा। अगली बात ये लिखें, इसी मिसाल की बात कर रहा हूं कि सेल्स थी, उसको हम पोस्ट करते हुए सेल्स अकाउंट की जगह सेल रिटर्न अकाउंट में पोस्ट कर गए, या डिस्काउंट अलाउड था उसको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो मैंने डेटर के बारे में तो पूछा ही नहीं, वो सही हुआ होगा। यानी जब किसी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करते हुए कोई एरर हुआ है और जिस अकाउंट का जिक्र किया जा रहा है कि उसमें एरर है, जिस दूसरे का जिक्र नहीं हुआ वो ठीक होगा। जब किसी ट्रांजैक्शन के पोस्ट करने की, पोस्टिंग की बात कर रहा हूं, जब किसी ट्रांजैक्शन के अकाउंट में पोस्टिंग करने का कोई एरर है और जिस अकाउंट में उस एरर का जिक्र किया जा रहा है, तो जिस दूसरे रिलेटेड अकाउंट का जिक्र नहीं है वो सही होगा।
जी अभी मैं अगली बातें बता रहा हूँ, शायद उसमें कवर हो जाए। हाँ जी लिखिए, अगली बात लिखें कि अगर कोई एरर रिकॉर्ड करते हुए हुआ है, रिकॉर्ड करते हुए यानी आपको कहा जाता है कि सेल इनवॉइस ऑफ 5000 वाज रिकॉर्डेड इन बुक्स एज 500, तो ये रिकॉर्डिंग के टाइम एरर हुआ ना। तो अब जब यहां से आगे जाएगी बात तो सारे अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। तो अगर एरर हुआ है रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो फिर सारे रिलेटेड अकाउंट्स में वो एरर गया है। अगर एरर रिकॉर्डिंग के टाइम पे हुआ है तो फिर सारे के सारे रिलेटेड अकाउंट्स पे इफेक्ट जाएगा। और ये बात ना जाननी इसलिए जरूरी होती है कि सस्पेंस आना कि नहीं आना, ये वहां काम आती है ये बात। यहां पर सस्पेंस आएगा, ये इधर आएगा। लेकिन अगर कहा होता कि एक 5000 की सेल्स थी विच वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न्स इन बुक्स, अब सस्पेंस नहीं है, अब वो ट्रांजैक्शन ही सब गलत रिकॉर्ड हो गई। या एक परचेज रिटर्न थी, परचेज रिटर्न में क्या होता है, गुड्स जारी होती है, वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स इन बुक्स, परचेज रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड इन बुक्स एज सेल, तो फिर सस्पेंस नहीं आएगा ना, सारे अकाउंट्स अफेक्ट हुए होंगे इससे। तो ये बात बताइए कि अगर एरर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त हो रहा है तो सारे रिलेटेड अकाउंट्स में इसकी गलती गई है और सस्पेंस नहीं आएगा। ठीक है लिखा, चले अगली बात। ठीक है और लिखें। अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, ये पढ़े हैं नहीं? सेल इनवॉइस, क्रेडिट नोट, ये डॉक्यूमेंट्स सेलर बनाता है कि बायर बनाता है? आप किसी शॉप से चीज खरीदते हैं तो आप उसको बिल लेके आते हैं, सेलर देगा ना, तो क्या होगा, रिटर्न होगी। तो ये जो डेबिट नोट है ना, ये तो इंतहाई दर्जे की एक फॉर्मेलिटी है जो आपको बस बताई गई थी कि कस्टमर कह रहा है कि हुजूर मैं चीजें वापस भेजना चाहता हूं, प्लीज मुझे कागज भेज दें, वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो डेबिट नोट है। वरना इतनी फॉर्मेलिटी से अगर ना जाए तो बस क्रेडिट नोट होता है और इनवॉइस होती है। डेबिट नोट सिर्फ एक जबरदस्ती के फॉर सर प्लीज भेज देना, 7 दिन हो गए आपने कोई सलाम दुआ नहीं भेजी, आप मुझे प्लीज चीजें क्रेडिट नोट भेज देना, वो डेबिट नोट होता है। तो सेल इनवॉइस नहीं, इनवॉइस कौन बनाएगा, सेलर। उसी इनवॉइस को जब सेलर की आंख से देखेंगे तो सेल इनवॉइस है, और उसी को बायर की आंख से देखेंगे तो परचेज इनवॉइस है। और अगर ये सेल परचेज का वर्ड छोड़ दें, इनवॉइस इशूड किस ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इनवॉइस इशूड सेल, क्योंकि सेलर इनवॉइस इशू कर रहा है, इनवॉइस रिसीव्ड परचेज। क्रेडिट नोट सेल रिटर्न का डॉक्यूमेंट होता है, जैसे इनवॉइस होती है ना, तो आप समझे नेगेटिव इनवॉइस क्रेडिट नोट है कि जो चीजें वापस आई हैं ये उनकी वैल्यू बनती है। क्रेडिट नोट सेल रिटर्न का डॉक्यूमेंट होता है। क्रेडिट नोट कागज कौन इशू करता होगा, सेलर। तो अगर क्रेडिट नोट इशूड है तो इससे मुराद कौन सी ट्रांजैक्शन है, सेल रिटर्न। और क्रेडिट नोट रिसीव्ड है तो परचेज रिटर्न। तो अब इस बात को मैं लिखवा देता हूं कि आपको ना ये डॉक्यूमेंट्स के नाम से ट्रांजैक्शन पहचाननी पड़ सकती है। तो इनवॉइस इशूड सेल्स को शो कर रहा है, इनवॉइस रिसीव्ड परचेज को शो कर रहा है। इस बात की इंपॉर्टेंस ये है कि हो सकता है आपको सवाल में कहा जाए सेल इनवॉइस इशूड वाज ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, इनवॉइस इशूड वाज ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, तो मतलब सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई। इनवॉइसेस रिसीव्ड वर ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुई। इसलिए ये बता रहा हूं कि आपको अगर ये कागजों के नाम लिए जा रहे हैं तो इनमें छुपी हुई ट्रांजैक्शंस को पहचाने। तो इनवॉइसेस इशूड का मतलब सेल्स है, इनवॉइसेस रिसीव्ड का मतलब परचेज है, क्रेडिट नोट इशूड का मतलब सेल रिटर्न है, और क्रेडिट नोट रिसीव्ड का मतलब परचेज रिटर्न है। अच्छा जी, और
हाँ जी, ये डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख लिए। अच्छा, अब ना बस ये नोट खत्म, मैं आखिरी 3 बातें बता रहा हूँ। कंट्रोल अकाउंट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इससे रिलेटेड, कि उससे सवाल पे क्या फर्क पड़ेगा। वैसे आपको तो टेस्ट कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते हैं ही होगा, क्योंकि इंट्रो में पढ़ाई नहीं होते कंट्रोल अकाउंट। तो चलो नॉलेज के लिए सही, कंट्रोल अकाउंट दोबारा बताता हूं। जनरल लेजर में डेटर्स के नाम का एक ही अकाउंट बना दें, जिसमें टोटल सेल्स, टोटल रिसीट्स आ रही हूं, और उसी का जो सीडी बैलेंस आ रहा होगा वही ट्रायल में चला जाए, तो ट्रायल में डेटर की एक ही फिगर आ जाएगी। वरना अगर ये अकाउंट ना बनाते तो सेल्स लेजर में बने हजारों डेटर्स के सीडी बैलेंस पे ट्रायल में आ रहे होते। तो एक बड़ा फायदा कंट्रोल अकाउंट का यही है कि ट्रायल में टू दी पॉइंट समराइज इंफॉर्मेशन आ जाए, इसलिए बनते हैं कंट्रोल अकाउंट। और अगर नहीं बनते तो फिर सेल्स लेजर में जितने कस्टमर्स के पी अकाउंट हैं उन सबके सीडी ट्रायल में आएंगे। एक और बात, अगर कंट्रोल अकाउंट बनते हैं तो सेल्स की एंट्री क्या होगी, क्रेडिट सेल्स की, यानी एंटी इफेक्टिवली बन क्या रही होगी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। और अगर कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते तो कामरान डेबिट सेल्स क्रेडिट, अशरफ डेबिट सेल्स क्रेडिट, मजीद डेबिट सेल्स क्रेडिट, उन नामों के साथ अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, ये फर्क पड़ेगा। अब अगर कंट्रोल अकाउंट बनते हैं या कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते हैं, ये टिक कट आउट है। इससे आपको ना शायद हेल्प मिले सवालों में, उम्मीद तो है। अगर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करते हुए ही गलती होगी, अरे हाँ एक और बात, ये कंट्रोल अकाउंट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, किन अकाउंट्स से रिलेटेड है, ये बात जरूरी जानना। डेटर क्रेडिटर, सेल्स भी नहीं, डेटर क्रेडिटर। क्योंकि अगर कंट्रोल अकाउंट बनते हैं तो डेटर का एक ही अकाउंट होगा, कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते हैं तो बहुत सारे होंगे। तो ये यहां पर इस वक्त मैं प्लांट मशीनरी वाले एरर्स की बात करूं, इस वक्त बात मैं आपको बताने लगा हूं डेटर सप्लायर वालों की। तो अगर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करते हुए गलती हुई है तो कंट्रोल अकाउंट बनते हो या ना बनते हो, सब कुछ इफेक्ट होगा। ठीक है सर, और यही बात मैं यहां भी कर रहा हूं, सेल, परचेज, इवन के रिटर्न्स भी। सेम बात लिखी है मैंने। ये है, ये बड़ी काम की बात, कास्टिंग एरर्स इन बुक ऑफ प्राइम एंट्री। कास्टिंग कहते हैं टोटल करने को, कास्ट करना टोटल करना होता है। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में टोटल करने के एरर, कल वाला जरा पेजेस देखिएगा, सेल्स डे बुक का टोटल कितना आया था, 53,000। अगर कंट्रोल अकाउंट बनते हैं तो ये 53,000 कहां पोस्ट हुआ था, डेटर्स में भी, सेल्स में भी। और अगर कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते तो ये 53,000 कहां पोस्ट हुआ, सिर्फ सेल्स में। डेटर्स में क्यों नहीं, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल जा रहे थे। तो अगर बुक्स में टोटल करने में गलती हुई है तो कंट्रोल अकाउंट अगर बनते हुए तो डेटर भी इफेक्ट होगा, सेल परचेज भी इफेक्ट होगा। यानी सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते तो उस सेल्स डे बुक का कॉलम टोटल सिर्फ सेल्स में जा रहा है या डेटर में भी जा रहा है, सेल्स डे बुक का टोटल 53,000 सेल्स में क्रेडिट साइड पे लिखा ना, डेटर्स में क्या किया, उसमें तो इंडिविजुअल गए। तो अगर टोटल करते हुए 53,000 टोटल करते हुए गलती हो गई तो सिर्फ सेल्स इफेक्ट होगा, इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट नहीं इफेक्ट होंगे। परचेज डे बुक का टोटल करते हुए गलती हो गई, सिर्फ परचेजेस अकाउंट में गलती गई, इंडिविजुअल क्रेडिटर्स में गलती नहीं गई। तो अब सस्पेंस अकाउंट बनेगा। ये इस तरह कोड वर्ड में ठीक है बात। है जी, अच्छा बताता हूं, ये एक नोट और लिखा रहा हूं, फिर एक सवाल करा रहा हूं, ठीक है, घड़ी तो है कुछ नहीं, मैं हो रहा हूं। ये बात दोबारा बताता हूं, सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, ये मैं कोड वर्ड में लिख रहा हूं बातें, मैंने यहां सेल रिटर्न नहीं लिखा वो भी है, परचेज रिटर्न नहीं लिखा वो भी है, सेल सेल रिटर्न, परचेज परचेज रिटर्न।
बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कॉलम का टोटल क्यों किया था कल? वहां से लेजर में पोस्ट करना था। अगर कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते कल, अगर ये नोट किया है या चलो तस्वीरें खींची हैं, तो कंट्रोल अकाउंट अगर नहीं बनते तो इस कॉलम का टोटल 53,000 सेल्स में क्रेडिट साइड पे लिखा था और डेटर्स में डेबिट साइड पे नहीं। वहां तो एक एक करके 10,000, 12,000, 15,000 आ रहा था। तो अगर कॉलम का टोटल करते गलती हुई तो उसका असर किस पे गया? सिर्फ सेल्स पे, डेटर्स पे नहीं गया असर। नहीं समझ आ रही? कल वाला नोट किया था, खोले वो पेज, आंखें उधर रखें, कान मेरी तरफ रखें। अगर कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बनते तो सेल्स डे बुक में देखो टोटल आया 53,000। इसको लेजर में पोस्ट करते हुए कहां लिखा? 53,000 को कहां लिखा? सेल्स में, क्योंकि सेल्स अकाउंट में जो सब अलग अलग लिखने थे उसकी जगह टोटल लिख लिया। डेटर्स में क्या किया? सब में अलग अलग। अगर वो कॉलम का टोटल करते हुए कैलकुलेटर पे उंगलियां गलत पड़ जाती और उसका आंसर 53 की बजाय कुछ और आ जाता, तो उस गलती का असर किस पे जाता? सिर्फ सेल्स पे ना, ये बात की। लेकिन अगर कंट्रोल अकाउंट बनते थे तो फिर वही टोटल सेल्स में और वही टोटल डेटर्स में भी लिखा है, तो दोनों गलत हो जाते। और इसमें ये आखिरी बात, अगर एरर्स अगर हो रहे हैं इन इंडिविजुअल डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि एरर्स हो रहे हैं सेल लेजर और परचेज लेजर में। काशिफ को डेबिट करना था, कमरान को डेबिट कर दिया, सुहेल को डेबिट करना था, शकूर को डेबिट कर दिया। अब नहीं पड़ता है। अगर एरर्स इंडिविजुअल कस्टमर्स सप्लायर्स के टी अकाउंट में हो रहे हैं, यानी सेल्स लेजर परचेज लेजर रजिस्टर में बने हुए अकाउंट में एरर हुए हैं, अच्छा हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर ही क्यों रहे हैं? ताकि जो ट्रायल में फिगर्स गलत हैं वो सही हो जाएं, फिर उनसे सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। यानी हम उन एरर्स को ठीक कर रहे हैं जो अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर गंद मचा रहे हैं। अगर कंट्रोल अकाउंट बनते हैं तो ये तो अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, या है? तो इनके अकाउंट्स में अगर कोई गलती हुई है तो वो मिटा के ठीक कर देंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इन लोगों के अकाउंट्स में एरर हुआ है तो वो बस फिगर मिटा के ठीक कर देंगे, किसी रेक्टिफाइंग एंट्री की जरूरत नहीं है। देखिए रेक्टिफाइंग एंट्री हम इसलिए करते थे क्योंकि ट्रायल में बाकी अकाउंट्स भी अफेक्ट हुए हैं, नहीं तो सस्पेंस अकाउंट आ गया हुआ है। अब हम रेक्टिफाई भी करेंगे तो डबल एंट्री करेंगे तो सब कुछ सही होगा। जबकि कंट्रोल अकाउंट अगर बनते हुए तो ये वाले टी अकाउंट तो डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, इनका ट्रायल तक कोई असर ही नहीं जा रहा। तो इनमें अगर कोई एरर हुआ है तो वो वही काट पीट के मिटा के ठीक कर लेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते तो वो इंडिविजुअल अकाउंट्स हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं, उनमें अगर कोई एरर हुआ है तो रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। चलिए अब कराता हूं एक सवाल, एक छोटा सा सवाल, और बाकी फिर शाम वाली क्लास में और करते हैं सवाल। लेकिन ये जो अभी आपको कल और आज बातें बताई ना, ये बड़ी कीमती बातें, इनको अच्छी तरह से याद रखे, होगी सवालों में इंशाल्लाह हेल्प। एक सवाल कराता हूं अभी। हाँ मतलब डेटर क्रेडिटर क्या मसला है आप इसमें? ऑटम 22 खोल लें, ऑटम 22 करेक्शन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में ऑटम 22। ऑटम 2022 पेज 105, और अगर किसी के पास नई बुक आ गई हुई है तो उसमें काफी सारे पेजेस आ गए। बहरहाल करेक्शन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में ऑटम 22। जी मिला सवाल? अच्छा एरर्स की मैं एंट्री करता हूं और मैं हर पॉइंट को तो समझाऊंगा, लेकिन आप ना पहले एक बार सवाल पूरा पढ़ें जरूर, ताकि आपके दिमाग में भी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग हो गई होगी इन एरर्स में क्या है। बाकी मैं तो बेटे समझा ही दूंगा, लेकिन एक बार सवाल पूरा पढ़ें जरूर। और ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तकरीबन कंफर्म ही आता है, यही 8 नंबर तक का सवाल।
ये जो थर्ड वाला है इसमें जब मैं ट्रेन करेंगे तो इसमें सस्पेंस इसमें जब कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते तो डिपेंड करता है एरर क्या हुआ है। यानी इसमें मैं ये नहीं कह सकता सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा, तो एरर पे डिपेंड करता है। अगर काशिफ में डेबिट करना था 2000, कामरान में 2000 डेबिट किया है तो सस्पेंस नहीं है। लेकिन अगर काशिफ में डेबिट करना था 2000 और वो डेबिट करना ही भूल गए तो सस्पेंस आएगा। काशिफ में डेबिट करना था 2000, काशिफ की जगह कामरान में 200 डेबिट कर दिया, सस्पेंस आएगा। सिर्फ इतना कहा है कि रेक्टिफिकेशन होगी। और आपको इंट्रो में कंट्रोल अकाउंट नहीं पढ़ाए जाते तो आपके लिए ये है एग्जामिनेबल। क्या ये जो पहला पॉइंट है ना, ये एक इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। ये FAR 2 का टॉपिक है IFRS 15, और ये FAR 1 में सिर्फ इसलिए टेस्ट हो गया था कि इंट्रो में कहीं ना कहीं ये हल्की फुल्की सी बताई होती है बात। पॉइंट नंबर 1, ये इंट्रो में कहीं हल्की फुल्की बताई हुई बात है और वहां शायद कोई एग्जांपल भी बनाई हुई है इसके ऊपर। अदरवाइज ये रेवेन्यू का पॉइंट है और वो IFRS 15 है FAR 2। तो ये पहला पॉइंट जो है ये एक घटिया हरकत है, लेकिन चलो हो गई। ऑटम 22, इसका जवाब सीधा सीधा बता देता हूं कि अगर हमें उम्मीद है ना अभी कि पैसे हमें ये नहीं मिलने, तो हम अभी ही सेल कम रिकॉर्ड करते हैं। इसकी लॉजिक FAR 2 में, ये इंट्रो में ये क्योंकि मैं तो इंट्रो नहीं पढ़ाता, लेकिन मुझे ये पता चला था कि सरसरी सी बात बताई गई है इंट्रो में, जो कि सही नहीं है। ये पूरा टॉपिक जब तक लॉजिक से साथ नहीं पढ़ा होता तब तक ये बनता समझ आता नहीं। तो ये FAR 2 का टॉपिक है। अभी बस वैसे ही मुंह बनाए बगैर पॉइंट नंबर 1 का सोल्यूशन लिख लें। सेल्स डेबिट और डेटर्स क्रेडिट 15,000 485 नहीं 15,000। बस पॉइंट नंबर 1 को जिंदगी से निकाल दें, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, पीरियोडिक सिस्टम में, पीरियोडिक सिस्टम कहा हुआ है ना, पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या सलूक होता है? ईयर एंड पे फिजिकल काउंट करते हैं, उसकी निकालते हैं वैल्यू। कैसे? लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, फिर उस लोअर वैल्यू से एंट्री करते हैं इन्वेंटरी डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। हुआ क्या? जब गिनने वाले ने गिना होगा और लिस्ट बनाई होगी तो उसमें एक आइटम थी जिसकी NRV 490 थी, कॉस्ट 450 थी। वो लिस्ट में गलती से 490 को शामिल कर गया एंड आइटम वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंटरी एट इट्स NRV, जबकि होनी तो लोअर 450 पे चाहिए थी। तो उसकी ऐसी हरकत से क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया 40,000 से। तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट 40,000। हाँ जी, पॉइंट टू ओके। पॉइंट 3, कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बनते। परचेज डे बुक में टोटल कर रहे थे और उस टोटल को एक पेज से दूसरे पेज तक लिखते लिखते वैल्यू गलत लिख दी। टोटल बुक में गलत लिख दिया, 234 बनता था वो 432 लिख दिया। तो इसका असर किस पे गया? परचेज डे बुक में टोटल की गलती है और कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते, तो सिर्फ परचेजेस अकाउंट में गलती गई और परचेजेस में चला गया ज्यादा, तो परचेजेस को कर देते हैं कम। 432 198 और बस सिर्फ परचेज की गलती थी, तो सस्पेंस। जी पॉइंट 4, पॉइंट 4, अगर ये कस्टमर और सप्लायर का वर्ड डिलीट भी कर दे तो भी ये सेंस बन रही है। क्रेडिट नोट इशूड था, यानी सेल रिटर्न थी, वॉज रिकॉर्डेड। बुक्स में गलती हुई है, रिकॉर्डिंग टाइम, लेजर में नहीं, बुक्स में गलती हुई है, तो सब गलत। और हुआ क्या? क्रेडिट नोट रिसीव्ड के तौर पे रिकॉर्ड हो गया।
यानी ट्रांजैक्शन ही बदल गई। असल में ये थी सेल रिटर्न और इसको लिख लिया परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के अकाउंट में गलती हुई बस, नहीं पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही गलत हो गई, तो ट्रांजैक्शन ही सारी उलट पलट हो गई। तो परचेज रिटर्न फालतू हो गई, उसको निकाल दे। परचेज रिटर्न डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट, ये एंट्री ही पलट दी हमने, गलत थी ना, उसको रिवर्स कर दिया। और सेल रिटर्न है असल में रिकॉर्ड नहीं हुई, सेल रिटर्न और डेटर्स। मैंने तो कहा था ये कोई कला नहीं है कि रॉन्ग को रिवर्स और करेक्ट को रिकॉर्ड कर दें। हाँ जी, अरे नाम ही अलग अलग है ना, इनको क्या नेट करूं मैं, इनको मैंने क्या नेट करना है, रिटर्न रिटर्न कैंसिल कर दूं, क्या करूं? अकाउंट टोटली अलग है। वो तो तब नेट करना था कि अगर एक अकाउंट कोई कॉमन होता है या एक अकाउंट में अमाउंट गलत हो गई होती तो दोनों नाम ही अलग अलग इस्तेमाल हुए, तो गलत वाले को रिवर्स किया और सही वाले को रिकॉर्ड कर लिया। आखिरी पॉइंट जी, सेल रिटर्न में चला गया था तो परचेज रिटर्न बन गया ना। असल में ट्रांजैक्शन क्या हुई है, तो सेल, यानी असल में सेल रिटर्न ट्रांजैक्शन है, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड कैसे हो गई है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न वाली एंट्री रिवर्स कर दी, सेल रिटर्न वाली एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अलग अलग कर दे एंट्री, ये काली वाली एंट्री अलग कर दें, लाल वाली अलग कर दें, ठीक है। पॉइंट नंबर 5। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 से पहले आखिरी एरर है, जाके सुन ले मेरी बात। पॉइंट 5 करा रहा हूं, उससे पहले ना मैंने 2 क्लास से पहले एक सवाल करवाया था स्प्रिंग 18, उस सवाल के सोल्यूशन पे आइए। सोल्यूशन पे आ जाइए, सवाल का एरर मैं जुबानी बोल दूंगा। उसमें एरर ये हुआ था कि एक मशीन बेची थी 7 लाख की और कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दी थी, यानी मशीन को बुक्स में से निकाला ही नहीं था। तो उससे हमने डेप्रिसिएशन पहले ठीक की थी, और डेप्रिसिएशन ठीक ऐसे की थी कि 12 लाख का एसेट था, 12 लाख का, और पूरा साल डेप्रिशिएट हो गया था, जबकि 1 नवंबर को तो ये बेच भी चुके थे, तो हमने 2 महीने की डेप्रिसिएशन रिवर्स की थी। मसला सिर्फ महीनों का था, तो हमने 2 महीने की डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दी। एरर कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट हुआ था। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए जब मशीनरी में कुछ डेबिट क्रेडिट ही नहीं किया तो उसमें तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी, तो एरर क्या हुआ, 2 महीने की फालतू डेप्रिसिएशन, तो हमने 2 महीने की डेप्रिसिएशन कर दी रिवर्स। ठीक है, चलें अब इस सवाल पे आए। इस सवाल में एरर उसने किया अजीब सा, यानी आप अकाउंटेंट बनकर सोच भी लें तो आपकी सोच इतनी घटिया नहीं हो पाएगी। अकाउंटेंट ने किया ये कि उसने सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी उसने एंट्री कर दी कैश डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 18। अब या तो उस वक्त क्लास का टाइम चूंकि ओवर हो रहा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, शायद ये हुआ होगा, या वो उस संडे की क्लास होगी या सैटरडे की रात हो गई होगी, तो कुछ हुआ होगा, या वो जीटी का बच्चा होगा, तो ये एरर हो गया। और डिस्पोजल से रिलेटेड एरर है, तो मैंने कहा था कि डिस्पोजल का एरर बाद में ठीक करिएगा, पहले डेप्रिसिएशन ठीक करते हैं। डेप्रिसिएशन का एरर देखिए क्या हुआ। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर मैं बता दूं, जुलाई से जून है, अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है, पहले पैराग्राफ में लिखी हुई कहानी। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है, 30 जून 22 की बात कर रहे हैं हम। एक मशीन थी जिसको हमने 28 फरवरी को बेच दिया था, है 28 फरवरी को बेच दिया था कि 1 जुलाई को बेच दिया था? 28 फरवरी को बेचा है, वॉज डिस्पोज्ड ऑन 28 फरवरी, और चूंकि 28 फरवरी को बेचा और उसका बेचना रिकॉर्ड नहीं किया तो डेप्रिसिएशन पूरे साल की चार्ज हो गई, और जब पूरे साल की चार्ज हो गई तो गलत क्या हुआ, इसमें 4 महीने की ज्यादा चार्ज हो गई। और रोला ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग। अब इस सवाल का जो मैंने जिक्र दोबारा किया था, उसका मकसद ये था कि बजाहिर लग रहा है कि 4 महीने की डेप्रिसिएशन
ज्यादा चार्ज हो गई है, तो वो 4 महीने की रिवर्स कर दे? नहीं। हाँ, तो कितनी बनी 4 महीने की? देखिए 4 महीने की कितनी बनी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रेट किस पे लगता है बुक वैल्यू ना। तो इस एसेट की बुक वैल्यू कितनी? 2040 इनटू, हाँ तो ऑन 1 जुलाई यानी इस साल के शुरू की बुक वैल्यू है ये, इनटू 10% इनटू, ठीक है। तो लग ये रहा है कि 4 महीने की डेप्शन ज्यादा चार्ज हुई तो रिवर्स कर देते हैं, लेकिन ये जो फनकारी कर गया ना, इसकी वजह से ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। क्यों सही नहीं हुआ? अगर किसी का रक्शे वाला आ गया है तो खड़ा रहे, कोई मसला नहीं। इस एसेट की कॉस्ट कितनी? 3540,000 और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल के शुरू में कितनी थी? सिर्फ इसी एसेट की बात कर रहा हूं, 15 लाख, 1.5 मिलियन कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस। और इस अकाउंटेंट ने वो जो हरकत की, उसका भी वाला बात खड़ा हुआ था, तो उससे क्या हुआ? उसने एक्यूमुलेटेड फालतू में और क्रेडिट कर दी। भाई वो अलग है, ये अलग है, बस आखिरी खत्म हुई है क्लास। ये अलग, ये कहां से आया 15 लाख? ये तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड थी, ये इस वाले एरर की मैंने बात की 3360। तो जब अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगा होगा, क्योंकि वो रिड्यूसिंग बैलेंस है तो बुक वैल्यू पे लगनी होगी, तो बुक वैल्यू क्या बनी इसकी? 180,000, और उस पे उसने पूरे साल की ही बेशक इसके ऊपर रेट लगा दिया होगा 18,000। उसने इतनी डेप्शन चार्ज कर दी होगी, जबकि होनी चाहिए कितनी थी सही? 2040,000 वाली बुक वैल्यू वाला एसेट इस साल कितने महीने जिंदा रहा? 8 महीने। तो क्या डेप्शन की गलती हुई? कितनी? ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो गई, कम रिकॉर्ड हुई। कितनी कम? 118, जबकि यहां क्या लग रहा था? 68 ज्यादा रिकॉर्ड हो गई। वाकई क्या ऊपर ना यार? नहीं नहीं नहीं, अभी 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 दोबारा कोशिश करता हूं मैं। नहीं यार, सबको ही नहीं मसला, कुछ को मसला होगा, इसलिए दोबारा कोशिश कर लेता हूं। ये ऑनलाइन वालों को मसला है? नहीं है ना? ये 68,000 क्या निकाला है? सिर्फ महीनों के मसले की वजह से ये लग रहा था कि ये एसेट बिक गया था, लेकिन इसको बुक्स में ही रखे रहे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई होगी 4 महीने की ज्यादा। तो बजायर लग रहा था कि इतनी ज्यादा चार्ज हुई है, जबकि अकाउंटेंट की गलती की वजह से बस इतनी सी चार्ज हुई है, जबकि होनी चाहिए थी इतनी, तो कम रिकॉर्ड हुई है। इस सवाल में इतनी साइंस क्यों नहीं थी? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था, कॉस्ट पे लगना था, और अगर रिड्यूसिंग भी होता तो भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि उसने एसेट एक्यूमुलेटेड से पंगा ही नहीं लिया। तो इसलिए इसमें सिर्फ महीनों की गलती थी, डायरेक्टली हमने वो महीनों की गलती ठीक कर ली। लेकिन इसने जो पंगे ले लिए, उससे मसला सिर्फ महीनों का नहीं रह गया, अमाउंट ही बदल गई जिसपे रेट लगना था। तो इसलिए अब एरर ठीक करने के लिए इस 5वें एरर की करेक्ट डेप्रिसिएशन, इस एसेट की फॉर द ईयर करेक्ट डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए थी? 2040, 10%, 8 महीने, क्योंकि ये रहा ही 8 महीने है। लेकिन रॉन्ग डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो गई इस बुक? अच्छा, एक्यूमुलेटेड और क्रेडिट कर देने का मतलब है कि बुक वैल्यू और कम हो गई। तो अकाउंटेंट की हरकत की वजह से डेप्रिसिएशन इस पे लगने की बजाय एक तो इतने पे लगी, और लगी भी पूरे साल की। ये करेक्ट, ये रॉन्ग। स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स में करेक्ट रॉन्ग से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके एरर से एसेट और एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में कोई मसला नहीं आया था, सिर्फ महीनों का मसला। फिर भी अगर आप वो सवाल इस तरीके से करना चाहते, कर लेते, आंसर फिर भी 20,000 आता, आंसर फिर भी वही 20,000 आता। तो बेशक आप इसी को स्टैंडर्ड बना लें। किसको? यही क्या? करेक्ट डेप्शन और रॉन्ग डेप्शन, आप इसको स्टैंडर्ड बना लीजिए। उस सवाल में काम चल गया था, लेकिन आप इसी को स्टैंडर्ड बना लें। कैलकुलेशन में देखिए, आपने i16 में बचपन जवानी सब लगा दिया है,
और फिर भी आप परेशान हैं इस लाल वाले ब्रैकेट से। तो रॉन्ग डेप्रिसिएशन हो गई 18। तो अब हमें डेप्रिसिएशन ठीक करने के लिए 118 और चार्ज करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 118। ओए ओए ओए। और अभी मैंने डेप्रिसिएशन ठीक की है ताकि डिस्पोजल वाला एरर ठीक कर सकूं। बस बस बस, खत्म खत्म खत्म। और डिस्पोजल का एरर ठीक करने के लिए ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, करेक्ट करेक्ट। कैश 1860, एक्यूमुलेटेड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 3540 एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड सही, एक्यूमुलेटेड सही, एक्यूमुलेटेड 15 में 8 महीने की डेप्रिसिएशन 1636 सही वाली, सही साल के शुरू में इतनी थी और सही 8 महीनों की डेप्रिसिएशन इतनी, तो सही एक्यूमुलेटेड और लॉस आ रहा है 44। करेक्ट करेक्ट। और रॉन्ग का कंपैरिजन क्या बनी रेक्टिफाइंग? कैश कैश तो ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। इतने से डेबिट होनी चाहिए थी, इतने से क्रेडिट हो गई। और डेबिट कर दें कितना? डिफरेंस से नहीं, प्लस करके। और अगर कोई ये सोच रहा है कि डबल, हर दफा डबल नहीं, देखें इतना डेबिट होना चाहिए था, इतना क्रेडिट हो गया। पहले इसका डेबिट कैंसिल करने के लिए और फिर ये डेबिट रिकॉर्ड करने के लिए, तो कितने से डेबिट कर दें? प्लस करके 34। लॉस ऑन डिस्पोजल और प्लांट एंड मशीनरी, बस। चले जाए, मैंने FR2 वालों को भी पढ़ाना, फिर शाम को